जादुई बेला के फूल वाली। शरद एक बेहद खूबसूरत परंतु अनाथ लड़का था। उसकी नीली आंखें सबका मन मोह लेती थी। उसको खुद ही नहीं पता था कि वो कौन है। वो बचपन से ही एक मंदिर के प्रांगण के सामने वेला के फूलों के झुरमुट के पास ही रहता था। वे वेला के पौधे मुरझा गए थे, पर उन फूलों की महक इतनी लुभावनी थी कि उसको वहाँ से जाने का मन ही नहीं होता। मंदिर में आने वाले लोगों के द्वारा दिए गए प्रसाद और दान से ही वह बड़ा हुआ था। शरद को मंदिर में रहने की बड़ी इच्छा होती, इसीलिए पुजारी ने उसे मंदिर की साफ सफाई का काम दे दिया था। उसने देखा था कि लोग फूल माला लेकर मंदिर में जाते हैं, तो उसने सोचा क्यों न मैं इन वेला के फूलों को ही अच्छी तरह देखभाल करूं। इन्हीं फूलों को बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे तो मुझे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। यही सोचकर वो रोज उन पौधों को पानी देने लगा। उनकी काट छाट और उनकी जड़ों को साफ सुथरा करके दिन रात उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में पौधे हरे भरे हो गए और उनमें ताजगी आ गई। वो बहुत खुश था कि चलो अब जब भी इन पौधों पर नन्हे नन्हे सफेद फूल आएंगे तो उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। धीरे धीरे उसे उन पौधों से बहुत लगाव सा हो गया। वो सोचता इतना समय उसने बेकार में ही गवा दिया, ये काम तो वह बचपन से ही कर सकता था। अब उन पौधों में कलियां आने लगी थी। एक बार बहुत गर्मी थी। वो मंदिर के प्रांगण के बाहर ही एक फटी सी चादर पर सोया हुआ था। गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। बड़ी देर के बाद उसको नींद आई। अचानक उसको लगा कि फूलों के झुरमुट से मध्यम संगीत का धुन आ रही है और किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वो पहले तो चुपचाप आंखें बंद किए सोने का नाटक करता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया। वो उठा और पौधों के नजदीक चला गया। तभी आवाज आनी बंद हो गई। शरद अपनी जगह पर आकर लेट गया, पर मन अभी भी बेचैनी था, ये जानने के लिए कि कौन गुनगुना रहा था। दूसरे दिन जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि पौधों के नीचे ढेरों फूल पड़े थे। इतने फूल देखकर वो खुशी से बावला हो गया। उसने जल्दी से सारे फूल आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा किया और वही मंदिर के पास ढेरी बनाकर बैठ गया। मंदिर में आने वाले लोग उससे फूलों का दाम पूछते तो वो कह देता, साहब जो मर्जी हो दे दीजिए। धीरे धीरे उसके सारे फूल बिक गए। जब मंदिर बंद हो गया तब उसने दोपहर को बैठकर पैसे गिने तो उसके पास अपनी कमाई के कुल 100 रुपए थे। वो पैसे लेकर सबसे पहले बाजार गया। वहाँ से उसने अपने पढ़ने के लिए एक किताब और कॉपी, कुछ बेला के पौधे, कुछ खाद और खुरपी खरीदी। जो पैसे बच गए उनसे अपने लिए कुछ खाने को ले लिया। उसने सारी दोपहर धूप की परवाह किए बिना खुरपी से मिट्टी खोदकर पौधे लगा दिए। पूरे वेला के झुरमुट में खाद डाल दी। शाम को वो अपनी किताब खोलकर पढ़ने बैठ गया। रात को जल्दी ही सो गया। आधी रात को फिर वैसे ही गुनगुनाहट और संगीत की मध्यम धुन सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो चुपचाप आंखें बंद किए लेटा रहा। तभी कुछ खुसर फुसर की आवाज सुनकर वो चौंक गया। धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो देखा कि बिल्कुल सफेद वस्त्रों में सजी 2 परियां वहाँ बातें कर रही थी। वो दोनों श्वेत वस्त्रों में थी और ऊपर से नीचे तक बेला के फूलों से सजी थी। उसकी इच्छा हुई कि उठकर उनके पास जाए, पर सोचा कल की तरह की आहट लगाते ही कहीं वो गायब न हो जाए, इसलिए लेटा रहा। सारी रात असमंजस ही कट गई। थोड़ी देर के लिए झपकी आई और जब अचानक नींद खुली तो देखा कि आज तो कल से भी ज्यादा फूल बिखरे थे। वो चुपचाप उठा, फूलों को आहिस्ता आहिस्ता उठाया और ढेरी लगाकर बैठ गया। लगभग 3-4 महीने तक रोज यही होता रहा। अब तो उससे रोज ही करीब करीब 200-300 रुपए की आमदनी हो जाती। उसने 10-15 हजार रुपए जमा कर लिए थे। वो बहुत खुश था, पर उसकी इच्छा होती कि एक बार किसी तरह उन परियों से बात करे। आखिर एक दिन वो मौका आ ही गया। रात को जब वह सोया तो अचानक किसी आवाज से उसकी आंखें खुली।
उसने देखा पौधों के बीच में बहुत तेज रोशनी हुई और एक चमकती सी उड़न तस्तरी आकर वहीं रुक गई। वो उड़कर बैठ गया। जब वो नजदीक गया तो उसने देखा कि उस उड़न तस्तरी में से लाल वस्त्रों में सजी एक खूबसूरत परी उतरी। उसने उन सफेद वस्त्रों वाली दोनों परियों को प्यार किया। फिर बोली, वेला और लता, तुम दोनों के परी लोग वापस जाने का अब समय आ गया है। ये सुनकर शरद उदास हो गया। लाल वस्त्रों वाली परी के पास पहुंचकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, नहीं नहीं, आप इन परियों को मत ले जाइए। मैं पिछले कई महीनों से इन्हीं के बदौलत अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। ये मुझे नहीं जानती, पर इन्होंने अनजाने में ही मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। लाल वस्त्र वाली परी बोली, तुम एक सच्चे और मेहनत लड़के हो। तुमने हमारे पौधों की इतनी अच्छे से देखभाल की कि हमारी बच्चियां यहाँ से जाने को ही तैयार नहीं थी और यहीं रहने लगी। लेकिन अब इन फूलों के मौसम जाने वाला है, इसलिए इनका जाने का समय आ गया है। हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। बोलो, क्या चाहिए तुमको? वो बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो कुछ ऐसा करिए कि ये पौधे कभी ना मुरझाए और इन पर हमेशा फूल खिलते रहें। मैं हमेशा इनकी सेवा करता रहूंगा। तथास्तु। उसी समय सफेद वस्त्रों वाली वेला परी पहली बार बोली, माँ, तब तो मैं हमेशा ही यहाँ रह सकती हूँ। आपने तभी तक रहने की अनुमति दी थी जब तक इन पौधों में फूल खिलेंगे। परी सोच में पड़ गई। वो बोली, हाँ, कहा तो था, पर यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हाँ, मैं इनकी देखभाल करूंगा। अब तो मैं पैसा भी कमाने लगा हूँ। परी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं लता को ले जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। उसके बाद सब कुछ आंखों से ओझल हो गया। वो जाकर सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक खूबसूरत से महल के एक कमरे में था। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र थे। महल के चारों तरफ वेला के फूलों की बाड़ लगी थी, जहाँ से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। उससे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में तीनों परियां आ गई। लाल वस्त्रों वाली परी ने वेला परी का हाथ शरद के हाथों में देते हुए कहा, मेरा बेला तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहेगी, लेकिन पौधों को कभी मत भूलना। ये सब कुछ उन्हीं पौधों की सेवा से ही तुम्हें मिला है। ये कहकर वो लता परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ गई। शरद अब महल में रहता। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर रोज वो सुबह सुबह उसी मंदिर के पास जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और फूल इकट्ठा करके उनको बेच देता। पूरे दिन पौधों की सेवा करता और रात को जब महल में आता तो आनंद पूर्वक अपनी पत्नी वेला के साथ खुशी खुशी सारा समय बिता देता। वेला के फूलों वाली परी ने उसके जीवन के सारे दुख खत्म कर दिए थे। एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। रमेश के पिताजी रिक्शा चलाकर परिवार को पालते थे, लेकिन गांव में तांगा, ऑटो और टेम्पो भी चलते थे। इस कारण रमेश के पिताजी की आमदनी इतनी नहीं हो पाती थी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सके। पैसे की कमी के कारण रमेश अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा था। रमेश अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? आजकल रिक्शा चलाने में कुछ कमाई नहीं होती। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑटो रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास कि हम ऑटो रिक्शा खरीद पाए। हम धीरे धीरे पैसा जमा कर ऑटो रिक्शा ले लेंगे। इस दिन से दोनों पैसे जमा करना शुरू करते हैं। 1 साल बाद रमेश के पिता ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और एक बहुत सुंदर ऑटो रिक्शा खरीद कर लाते हैं। ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद रमेश के घर की दशा सुधरने लगती है और आमदनी भी बढ़ने लगती है। रमेश भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। सब कुछ अच्छा होने लगा था
और वो तीनों ही खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रमेश के पिता ऑटो लेकर नहीं गए थे और घर पर ही थे। जब वो शाम को बाहर जाते हैं तो ऑटो रिक्शा बाहर नहीं दिखता, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनका ऑटो आता दिखाई पड़ता है, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना ड्राइवर के ऑटो कहाँ और कैसे गया था। जैसे ही वे ऑटो रिक्शा के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। रमेश के पापा समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऑटो रिक्शा खुद कमाई करके ले आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरे दिन फिर रमेश के पापा रिक्शा लेकर नहीं जाते और इंतजार करते हैं कि शाम को क्या एक बार फिर वैसा ही होता है या नहीं। शाम को फिर वही होता है। रिक्शा अपने आप मार्केट चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो रिक्शे में बहुत सारे पैसे होते हैं। रमेश के पापा समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है। वो रमेश की माँ को उसके बारे में बताते हैं। रमेश की माँ बहुत लालची स्वभाव की होती है। वो कहती है, तुम अब रिक्शा ले जाना बंद ही कर दो, रिक्शा खुद ही सारा काम कर लेगा। पहले तो रमेश के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और रमेश के पापा को आलस करने की आदत पड़ जाती है। अब तो वो एक दिन भी रिक्शा लेकर नहीं जाते थे। पापा, आजकल आप रिक्शा लेकर क्यों नहीं जाते? अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जादुई रिक्शा जो है। रमेश को जादुई रिक्शा के बारे में सारी बातें पापा बताते हैं। पापा, आपको इतना लालच और इतना आलस नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास जादुई रिक्शा आ गई हो, लेकिन हमें इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रमेश के माता पिता उसकी एक नहीं सुनते। कुछ महीने तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक शाम ऑटो रिक्शा वापस ही नहीं आता। रमेश के पापा ऑटो रिक्शा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा कहीं भी नहीं मिलता। वे थक हार कर घर आ जाते हैं। दुखी मन से वो सो जाते हैं, लेकिन उन्हें सपने में एक परी दिखती है जो कह रही है कि मैंने तुमको बहुत मेहनती इंसान समझ के एक जादू वाला ऑटो रिक्शा दिया था, लेकिन तुम तो बहुत कामचोर और लालची इंसान निकले। ये रिक्शा तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए मैं इस ऑटो रिक्शे को वापस ले रही हूँ। इतने में अचानक रमेश के पापा की नींद खुल जाती है। वो ये सब बात अपनी पत्नी को बताते हैं। वो दोनों मिलकर आंखें बंद करके उस परी से बहुत माफी मांगते हैं और बहुत पछताते हैं, लेकिन लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।